हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्यू फिजिक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैटिस डायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट के रिटन सिस्टमेटिक प्रोसीजर के बारे में कि कैसे उसको लिखना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है और एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करना है। आपने पिछले लेक्चर में देख ही लिया कि हमने उसको वीडियो भी बनाया है, एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म करेंगे हमारे लैटिस डायनेमिक्स की जो किट हैं, और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप पे किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, रीडिंग किस तरीके से लेनी है। आगे हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे लिखना है, क्या फार्मूला यूज़ होगा, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, क्या हमारे एप्लीकेशंस हैं, क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है। इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट में हम देख सकते हैं हमारा डिस्पर्शन रिलेशन जो है मोनोटॉमिक लैटिस डायटॉमिक लैटिस का डिस्पर्शन रिलेशन हम एक्सपेरिमेंटली जो हमारा रिज़ल्ट है उससे वेरीफाई करेंगे थ्योरेटिकल रिज़ल्ट को, और देखेंगे कि मोनोटॉमिक लैटिस के लिए जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे ऑपरेटर्स यूज में इस तरीके से हम लिखेंगे। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि ऑपरेटर्स यूज क्या होता है, तो उसमें लैटिस डायनेमिक्स की डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एंड प्रोब वायर, ये चीज़ें बच्चे ज़रूरी होती हैं हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और जो इसमें फार्मूला यूज होगा उसको भी देखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला यूज है। फार्मूला यूज में मोनोटॉमिक लैटिस के लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2/LC 1 - cos थीटा। यहाँ जो हमारा L है, L इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, C कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा जो है फेज शिफ्ट पर यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेज शिफ्ट जो हमारा है, जो हम DSO में जो हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में हम DSO में 2 सिग्नल्स दे रहे हैं। ये सिग्नल्स जो हैं उनके बीच के जो फेज डिफरेंस होते हैं कि पर यूनिट सेल में कितने हम फेज शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, थीटा उसको डिनोट करता है। सिमिलरली डायटॉमिक लैटिस का ये फार्मूला है। ये किस तरीके से आता है फार्मूला, इसके लिए भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, आगे देखेंगे मैकेनिकल इक्वेशन से ये किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्वेशन आता है। ये चूँकि एक इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है जहाँ पे हम मैकेनिकल इक्वेशन को इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में तो चेंज किए हैं। किस तरीके से चेंज किए हैं, क्या किए हैं, इसके डेरिवेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अब ये हो गई हमारी फार्मूला यूज़, और आगे देखेंगे ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जिसमें हमें जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं जिसकी ज़रूरत है वो पहला है लैटिस डायनेमिक किट। लैटिस डायनेमिक किट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ऑसिलेटर है, बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास R1 और R2 दो तरह के चॉइसेस हैं, R1 और R2, और मोनोटॉमिक लैटिस और डायटॉमिक लैटिस दो ऑप्शन बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और CRO पे हमारा V इनपुट और H, ये जो हमें आउटपुट मिलेंगे इसको हमें DSO या CRO जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा V वर्टिकल इनपुट है, यह हॉरिजॉन्टल इनपुट है। इसको हम ला करके यहाँ हमारे DSO के दो इनपुट हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल को वर्टिकल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास मोनोटॉमिक और डायटॉमिक लैटिस के लिए दो ऑप्शन होता है। अगर हम मोनोटॉमिक लैटिस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो मोनोटॉमिक की तरफ हम इस स्विच को ऑन कर देंगे। अगर डायटॉमिक लैटिस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो इस स्विच को नीचे की तरफ हम ऑन कर देंगे। और हमारा R1 और R2 जो होता है इस DSO पे, ये जो हमारा बन रहा है फिगर बन रहा है, जो DSO पैटर्न बन रहा है, इस DSO पैटर्न को अरेंज करने के लिए R1 और R2 का यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ दो चॉइसेस आती हैं फ्रीक्वेंसी रेंज में, लो एक हाई आती है। हाई का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज एक्सीड कर जाएगा एक मैक्सिमम लिमिट पर, और हमें जो रीडिंग होगी उससे अधिक लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 17.626 है, ये रीडिंग जो है हमारा हाई इनपुट पे देखिए, यहाँ पे है हाई की तरफ हमारा इनपुट है। लो पे 9 पॉइंट समथिंग किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देती है। तो जब हमें हाई 9 से अबव 10, 12, 13, 16 इस तरीके की किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज़ पे वर्क करना होता है तो हम इसको हाई की तरफ परफॉर्म करते हैं। ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड जो हमारा ये पैटर्न बन रहा है, इसके एम्पलीट्यूड को हम मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं इसकी मदद से। और ये हमारा अरेंजमेंट हो गया।
यहाँ से DSO की सेटिंग है। DSO की सेटिंग में हमने दोनों टर्मिनल को ऑन कर दिया है और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया इसको। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो है हम फ्रीक्वेंसी को मैनेज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा पैटर्न क्या बनता है और उस पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रीडिंग क्या आती है। तो उसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जो है अगले स्लाइड में बनाएंगे। 1 मिनट। ये देखिए हमारा अब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। हम मोनोटॉमिक लैटिस का ग्राफ देखेंगे ग्राफ नंबर 1 में, और डायटॉमिक लैटिस का ग्राफ देंगे ग्राफ नंबर 2 में। ये हमारा मोनोटॉमिक लैटिस का ग्राफ है। यहाँ सीरियल नंबर है, DSO पैटर्न, एन थीटा दी हुई है जो हमारा फेज शिफ्ट था, थीटा जो फेज शिफ्ट पर यूनिट सेल, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो हमारी किलो हर्ट्स में है, और DSO पैटर्न जो हमारा बन रहा है वो उसका पैटर्न देख सकते हैं इस तरीके से है। और आप प्रीवियस में देखेंगे DSO में यहाँ पे, तो ये हमारा इस तरीके से, इसको जब और फ्रीक्वेंसी अभी इंक्रीज करेंगे तो ये पतली सीधी सी रेखा हो जाएगी इसी डायरेक्शन में, जिस तरीके से ये बनी हुई है पतली लाइन हो जाएगी। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, चेंज करते जाएंगे, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, कभी सर्कल बनेगा, कभी इस तरीके से लाइन बनेगी। तो इस पैटर्न को हम ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो 0 से 90, 180, 270, 360 इस तरीके से जो इसमें फेज शिफ्ट आया है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, 10 से हम डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि जो हमारा डिवाइस है, ऑपरेटर्स है, फ्रीक्वेंसी ये TTP, ये 10 सॉरी 1 मिनट, ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी टॉगल है इसमें 10 पार्ट बने हैं। तो एक शिफ्ट में जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, वो 90 डिग्री से फेज शिफ्ट में वो हमारा दिखाता है कि कितने यूनिट हैं। उस यूनिट में जो हमारे 10 से डिवाइड करने पे तो फेज शिफ्ट पर यूनिट हमें मिल जाता है। तो 90 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री में 10 से डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट सेल में कितना फेज शिफ्ट हुआ ये हमें मिल जाएगा। तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 9, 18, 27, 36 इस तरीके से मिल जाता है। कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दिया भी रहता है कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी मैनुअल में। अगर नहीं दिया रहता है तो आप फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो हमने फार्मूला यूज़ लिया है उस फार्मूले यूज़ की प्रैक्टिकल से मैनुअल में जो L, C1 और बाकी सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी की वैल्यूज़ वो पुट करेंगे और सब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें इस लैटिस डायनेमिक किट के यहाँ चैनल पे ये हमारी मिल जाएगी, क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए ये हमारा हो गया टेबल नंबर 1 मोनोटॉमिक लैटिस के लिए, ये उसका ग्राफ है। दोस्तों ये देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को हमने ब्लू डॉटेड लाइन से शो किया, इसमें कैलकुलेटेड ग्राफ को कलर्ड डिफरेंट कलर है उसका कैलकुलेटेड ग्राफ का। इसमें आप देख सकते हैं कि फेज शिफ्ट हमने एक्स एक्सिस पे लिया, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लिया है। तो किस तरीके से एक मिनिमल चेंज, निग्लेजिबल चेंज आ रहा है इन दोनों कर्व के बीच में, बाकी सेम चीज़ हमारी आ रही है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है और कैलकुलेटेड जो रिज़ल्ट है वो दोनों सेम है। हम वैल्यू को किस तरीके से मोनोटॉमिक लैटिस के लिए जो हमारा डिस्पर्शन कर्व आता है ओमेगा और वेव वेक्टर के रिलेशन को ये डिस्पर्शन कर्व बोलते हैं, उसका डिस्पर्शन रिलेशन आता है वो सही है, उसका प्रूफ यहाँ पे हो जाता है एक्सपेरिमेंटली। तो ये देखिए हैंडमेड है। अगर आप हैंडमेड बनाएंगे ग्राफ, अगर आप हैंडमेड ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये जो ग्राफ है इसको आप सिस्टम पे MS वर्ड पे भी प्लॉट कर सकते हैं सभी रीडिंग के साथ में। ये जो ग्राफ है ये MS वर्ड पे ही प्लॉट किया गया है और हैंडमेड ग्राफ है। ग्राफ पे आप इस तरीके से देखिए, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो है 1 सेंटीमीटर 9 डिग्री, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2.5 किलोहर्ट्ज़। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये कैलकुलेटेड रिजल्ट है, इस पे प्लॉट किए गए हैं। इस पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और डॉटेड रिजल्ट। ये फेज शिफ्ट थीटा हो गई, ये हमारा फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में हो गया और डिस्पर्शन कर्व जो आया वो हमारा कुछ ये आया मोनोटॉमिक लैटिस के लिए। इसमें आप देख सकते हैं जो सिस्टम से प्लॉटेड ग्राफ है,
ये सिस्टम से प्लॉटेड ग्राफ था इतना, और ये हमारा हैंडमेड ग्राफ था। ये दोनों ग्राफ भी हमारे सेम है, हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, या तो सिस्टम से आप प्लॉट करिए या तो आप खुद ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए हमारा आ गया डायटोमिक लैटिस के लिए। डायटोमिक लैटिस का भी जो हमारा टेबल होता है वो सेम टेबल रहता है, लेकिन जो हमारा प्रोसीजर होता है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। प्रोसीजर देख लेते हैं क्या प्रोसीजर रहता है। तो चलिए चलते हैं पहले अपने ऑपरेटर्स की तरफ। ये हमारा ऑपरेटर्स हो गया, सॉरी 1 मिनट, ये हमारा ऑपरेटर्स है, इसको इरेज कर दें यहाँ से और समझेंगे कि किस तरीके से हम डायटोमिक लैटिस के लिए परफॉर्म करेंगे। तो ये अब हम इस वाले अपने टर्मिनल को डायटोमिक सिग्नल की तरफ उसको ऑन करेंगे और इस लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ ऑन करेंगे, क्योंकि हमें डायटोमिक लैटिस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरीके से हमने मोनोटोमिक लैटिस का कनेक्शन किया था उसी तरीके से इस कनेक्शन को भी करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और फिर सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मोनोटोमिक लैटिस से डायटोमिक लैटिस में जाने के लिए हमें केवल इस मोनोटोमिक टर्मिनल को डायटोमिक टर्मिनल की तरफ जो है ऑन कर देना है। तो सीधे फिर चलिए हम चलते हैं अपने ग्राफ की टेबल की तरफ। इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये हमारा टेबल आ गया। यहाँ डीएसओ पैटर्न देखिए, फिर डीएसओ पैटर्न हमारा एन थीटा जो हमारा फेस शिफ्ट था पर 90 डिग्री जो थीटा है वो फेस शिफ्ट पर यूनिट सेल है। 10 सेल हैं, एक सेल 90 डिग्री में डिवाइड है, तो हम उससे डिवाइड करके 9, 18, 27, 36 इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा डीएसओ पैटर्न दोस्तों प्राप्त होता है वो जीरो, इस डीएसओ पैटर्न पे जब हम करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ नहीं, 0 अराउंड 0 या आपको 0.5 के अराउंड आपको मिलेगी 0.5 किलो हर्ट्ज़। तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं और वैल्यू को हम सर्कुलर कह सकते हैं। सर्कुलरली जो हमारा पैटर्न बनता है, सर्कुलर पैटर्न, उस पैटर्न पे इसको प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा देखिए कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी 2.9 किलो हर्ट्ज़ है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 2.465 है। कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी 4.8 है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 5.308 है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2.9 है, यहाँ पे 2.465 है। तो अराउंड हमारे कुछ रीडिंग्स जो हैं वो नियरेस्ट रीडिंग आ रही है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी पे है। अब इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम देखेंगे ग्राफ हमारा कैसा आता है। यहाँ पे हमारे ट्रेडिशन टेबल में देखिए, यहाँ दिख रहा है कि ये बैंड गैप है। ये बैंड गैप क्या है दोस्तों, इसको पहले हम यहाँ समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बैंड गैप के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि डायटोमिक लैटिस में जो वाइब्रेशन होते हैं लैटिस के बीच में, वो 2 ब्रांच में होते हैं वाइब्रेशंस। फर्स्ट जो वाइब्रेशन ब्रांच होता है वो अकॉस्टिकल ब्रांच में वाइब्रेशन होता है, और जो हमारा सेकेंड वाइब्रेशन होता है वो ऑप्टिकल ब्रांच में होता है। तो ये जितने भी सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं यहाँ अब ये हमारे अकॉस्टिकल ब्रांच के वाइब्रेशन हो रहे हैं, और जो इसके नीचे के हमारे जो वाइब्रेशन है इनको ऑप्टिकल ब्रांच में हम इसका वाइब्रेशन देखते हैं। इनके बीच में जो हमारा बैंड गैप होता है इसमें हमारा वाइब्रेशन नहीं होता है। हम फ्रीक्वेंसी को जब इंक्रीज करते हैं, यहाँ ये देखिए आप 21.764 से 31.895 इसके बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज पे हमारा लैटिस डायनेमिक्स जो डायटोमिक लैटिस है इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये रिजल्ट हम जो है इसको देख सकते हैं, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, उसमें कोई पैटर्न हमें नहीं ऑब्टेन होता है। यहाँ 21.5 से 33.0 किलोहर्ट्ज़ के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है। तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, इसका मतलब हमें कोई डीएसओ पैटर्न ऑब्टेन नहीं होता है। तो इसको हम बैंड गैप बोलते हैं। अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के बीच का ये बैंड गैप है। तो आगे चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। दोस्तों ये है इसका ग्राफ, यहाँ फेज शिफ्ट है। आप एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड दोनों ग्राफ दे सकते हैं। ये हमारा फेज शिफ्ट है इस एक्स एक्सिस पे, ये जो हमारा वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और कैलकुलेटेड रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है देखिए ये
जो हमने एक्सपेरिमेंटली लैब से वेरीफाई किया है, ये हमारा कैलकुलेटेड रिजल्ट है। कैलकुलेटेड रिजल्ट है ये, इसको बैंड गैप कहते हैं। जो वहाँ पर बैंड गैप दिख रहा था ये हमारा बैंड गैप है। इस वाले ब्रांच को कहते हैं एकॉस्टिकल ब्रांच, इस वाले ब्रांच को कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। ये जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन होता है, एकॉस्टिकल ब्रांच जो एकॉस्टिकल वेवलेंथ होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे उनका वाइब्रेशन होता है। एकॉस्टिकल ब्रांच हो गई, ये हमारी ऑप्टिकल ब्रांच हो गई। इसको हम अपने ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा जैसे सिस्टम पे प्लॉट किया हुआ ग्राफ है। आप रीडिंग को MS वर्ड के ग्राफ पे ले आके प्लॉट करके देख सकते हैं। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कोशिश एक बार ज़रूर करिए। और फिर अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेम हमारा ग्राफ बनेगा। इसमें भी वही स्केलिंग हम यूज़ करेंगे। आप स्केलिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से स्केलिंग करिए कि आपका जो ग्राफ है एक परफेक्ट ग्राफ की तरह दिखे। ये हमारा डायटोमिक लैटिस के लिए डिस्पर्शन कर्व का ग्राफ है, तो सेम ग्राफ है। तो इसको आप समझ ही चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं आप। और आगे ये देखिए प्रीवियस जो हमारा ग्राफ था, ये प्रीवियस ग्राफ था। इस ग्राफ को हम इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ थियरी में जब हम कई सारी बुक में पढ़ते हैं डिस्पर्शन कर्व डायटोमिक लैटिस के लिए, तो जो ग्राफ्स हमारे रहते हैं वो कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ग्राफ दोस्तों आता कैसा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप एक बार ज़रूर इसको देखें। यहाँ से प्रीवियस स्लाइड से देखते हैं हम। यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्टिकल ब्रांच है, इस ऑप्टिकल ब्रांच की रीडिंग को इसमें से यहाँ से इसके एबव यहाँ अगर हम इस एक्सिस को और बढ़ाएं, एक्सिस को और बढ़ाते हैं, अगर सेम रीडिंग जो हमारी रीडिंग आई है, इस रीडिंग को यहाँ से प्लॉट करिए आप इस तरीके से इधर, और इस वाले रीडिंग को एज यूजुअल रहने दीजिए। इसको आप क्या करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल ब्रांच है और एकॉस्टिकल ब्रांच है। बात हो रही थी कि हम ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिकल ब्रांच को किस तरीके से यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको यहाँ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा जो है, हम सभी जानते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है। क्या फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है, फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है। ये हमारा सेकंड ब्रिलुआ जोन यहाँ से स्टार्ट होगा। आप यहाँ से इसको देखिए तो हम जो है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेके चल रहे थे। फेज शिफ्ट पर यूनिट सेल जो था वो 9 था, 9 फेज शिफ्ट पर यूनिट सेल था। इसका मतलब जो है ये जो हमारा हो गया, ये 90 डिग्री का गैप है, ये 90 डिग्री का गैप है। तो इस तरीके से 180 डिग्री का हमारे पास गैप आता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट हुआ ये फेज शिफ्ट पर यूनिट सेल है। इसका मतलब 9 डिग्री ये 9 डिग्री ये 18 डिग्री का डिफरेंस आता है। अगर इस वाली रीडिंग पे ये जो हमारी एक्सिस पे रीडिंग आई है इसमें 90 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो 90 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस पे जो रीडिंग क्या है इसको एक बार देख लीजिए। 90 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे किसमें से, 99 से 90 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आप आएंगे 81 पे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ 9 9 9 इस वाले को आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे आप यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली इस तरीके से इसमें से पाई डिग्री आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो आपके ग्राफ हो गए फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के ग्राफ, ये इस तरीके से हो जाएंगे। और जब सेकंड ब्रिलुआ जोन को आप फर्स्ट ब्रिलुआ जोन को ही ऑप्टिकल ब्रांच को फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में ही प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको प्लॉट हो जाएंगे। यहाँ इस वाले रीडिंग में अगर आप पाई ऐड करेंगे, पाई डिग्री, तो वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। यहाँ से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे वो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएंगे। आप इसको एक बार रफ करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में इसे हम प्लॉट करने के लिए। तो ये हो गई फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे।
ये हमारा प्लॉट हो गया फर्स्ट बिलीवर जोन में। दोस्तों ये जो हमारा स्पेस होता है इसको गैप कहते हैं बैंड गैप। ये हमारा बैंड गैप होता है, इसको कहते हैं एकॉस्टिकल ब्रांच, इसको कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। ये हमारा ऑप्टिकल ब्रांच हो गया, ये हमारा एकॉस्टिकल ब्रांच हो गया। ये हमारा जो है बैंड गैप इतना होता है, बैंड गैप। यहाँ से हम बैंड गैप निकाल सकते हैं किसी भी डायटोमिक लैटिस में इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया इस एक्सपेरिमेंट का। इसको यहाँ से आगे आप कोई भी हमें वाइब्रेशन नहीं मिला तो इसको हमने इस तरीके के स्पेस को ऐसे ही खाली छोड़ दिया। इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ में क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही करें तो ही बेहतर है, इसको रहने दें इस तरीके से। जो रिज़ल्ट है आपके पास केवल उसी को प्लॉट करिए। तो ये आपका हो गया ग्राफ तक का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये हमारा है ये रिजल्ट कैलकुलेशन फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कैलकुलेशन हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर मोनोटोमिक लैटिस। हमने हमारा 3 ऑब्जेक्ट था। पहला था डिस्पर्सन रिलेशन कर्व जो है वेरीफाई करना था मोनोटोमिक लैटिस के लिए। दूसरा डायटोमिक लैटिस के लिए डिस्पर्सन कर्व वेरीफाई करना था। और तीसरा था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, उससे भी वेरीफाई करना था कि जो हमारा कैलकुलेटेड रिजल्ट है और जो हमारा एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आ रहा है, ऑब्जर्व रिजल्ट, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस रिजल्ट को भी हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती क्या है मोनोटोमिक लैटिस के लिए। तो इसके लिए ज़रा आप इसके ग्राफ को देख लें यहाँ पे, 1 मिनट। ये हमारा ग्राफ था। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये मोनोटोमिक लैटिस का ग्राफ था, डिस्पर्सन रिलेशन का ग्राफ। यहाँ की फ्रीक्वेंसी तक हमें क्या है, वाइब्रेशन दिख रहा है। ये इस वाले पॉइंट पर हमें फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, इस वाले पॉइंट। इसके ये इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद से हमें जो हमारा वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन बंद हो जाता है। मतलब हमें उस सिस्टम में कोई वाइब्रेशन नहीं दिखता है जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं इस फ्रीक्वेंसी से। इसके बाद से जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। यहाँ पे हमारा 45 किलो हर्ट्ज़, यहाँ पे आप जैसे 45 यानी 45 पॉइंट समथिंग किलो हर्ट्ज़ के अराउंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, उसके बाद से हमें कोई वाइब्रेशन नहीं दिखता है। तो ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको हम फिर देखेंगे, हम अभी कैलकुलेट करेंगे रिज़ल्ट को, जो हमारा रिज़ल्ट है कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे 45 किलो हर्ट्ज़ जो होगा वो कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई मोनोटोमिक लैटिस के लिए। लेकिन उसको कैलकुलेट करा जाए, जो हमारे डेटा दिए हुए हैं एल और सी के मैनुअल में, उसको कैलकुलेट करा जाए, देखा जाए क्या वो 45 के अराउंड आते हैं, उसमें कितने एरर आते हैं, देखते हैं। 1 मिनट आप जो है अगले स्लाइड में भी देख लीजिए, यहाँ स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पे भी वही है केस, यहाँ पे वही केस है, क्योंकि ग्राफ दोनों सेम है तो केस भी वही सेम होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी इस वाले पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से सीधे। तो बस चलते हैं फिर कैलकुलेशन करने। ये कैलकुलेशन हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए आप मोनोटोमिक लैटिस के जो डेटा होंगे वो एल सी आपको मैनुअल में दिए रहेंगे। यहाँ 0.001 हेनरी, सी जो हमारा है 0.04 × 10⁻⁻⁶ फैरेड है मोनोटोमिक लैटिस के लिए। ओमेगा स्क्वायर मैक्स की वैल्यू जो है 4/LC। ये हम हमारी फार्मूला यूज़ से ओमेगा मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका लॉग ले लिया हमने, लॉग ले लिया और सारी वैल्यू को पुट कर दिया। जो कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन हमने किया भी है। आप इस कैलकुलेशन को यहाँ से देख लीजिएगा, लॉग टेबल लेकर के। ये जो हमारा आ गया है 50.35 किलो हर्ट्ज़ आया है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा जी, हमारा ओमेगा मैक्स आ रहा है, ये ओमेगा मैक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको 2π से भाग देना पड़ेगा। भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में वर्क कर रहे हैं। आप दोनों का रिलेशन जानते हैं, ये फार्मूला यहाँ लिखा गया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2π से भाग दिया तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई 50.35 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये जो है हमारा 45, 43, 44 के अराउंड जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आया था, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसी के अराउंड आती है। तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट होता है वो यहाँ वेरीफाई होता है। कुछ एरर भी आएगा कैलकुलेशन करने में हमारा एक्सपेरिमेंटली, तो इस एरर के अकॉर्डिंग इतना डिफरेंस हमारा आ रहा है।
तो चलिए देखते हैं रिजल्ट को। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। यहाँ पे मोनोटोमिक लैटिस हमने देखा क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50.350 किलोहर्ट्ज़ है कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ से जो हमारा था 43.621 किलोहर्ट्ज़ ये फिर था मोनोटोमिक लैटिस के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आगे चलिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मस्ट है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, खासकर हायर एजुकेशन में। जब आप बीएससी या एमएससी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नेसेसरी होता है। क्या रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन हुआ, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी फॉर डायटोमिक लैटिस एक्सपेरिमेंटल, कितना अच्छा टॉपिक है। एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द डायटोमिक लैटिस, मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या है एक्साइटेशन एनर्जी हो सकती है डायटोमिक लैटिस के लिए। तो सबसे पहले देख ले कि एक्साइटेशन एनर्जी डायटोमिक लैटिस के लिए किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उस स्लाइड पे हम चलते हैं। पहले एक बार इस स्लाइड पे आ जाइए, या तो आप इस स्लाइड से भी समझ सकते हैं, इस स्लाइड से ही समझिए। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि हम एकॉस्टिकल ब्रांच पे थे, अभी एकॉस्टिकल ब्रांच पे हमारी वाइब्रेशन हो रही थी, ये एनर्जी गैप थी, एनर्जी गैप इतनी थी, इतनी फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पे बैंड गैप हो गया दोस्तों, यहाँ पे बैंड गैप हो गया, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा था। फिर जो वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, हमारे ऑप्टिकल ब्रांच में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। तो ये जो गैप था इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर उस फ्रीक्वेंसी रेंज में कोई भी वाइब्रेशन नहीं था। इसका मतलब अगर हमें फिर उस लैटिस में वाइब्रेशन कराना है, देखना है कि वाइब्रेशन किस तरीके से हो रहा है, तो हमें इतनी फ्रीक्वेंसी प्लस करनी पड़ेगी, इतनी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी किसमें, इस पॉइंट में, तब हम इस यहाँ पहुँचेंगे, इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, और फिर जाके हमारा वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। इसका मतलब इस वाले फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हमें फार्मूला पता है एनर्जी E=h न्यू पता है, h हमें पता है। अगर फार्मूले को रखा जाए तो हमें इस वैल्यू में कितनी एनर्जी आएगी, ये वाली, ये पता चल जाएगी ये। तो यही हमारी एक्साइटेशन एनर्जी है एकॉस्टिकल ब्रांच से ऑप्टिकल ब्रांच में जाने से, किस तरीके से हम पहुंच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर से हम अपने स्लाइड पे आ जाते हैं, यहाँ पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे। तो ये देखिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया। यहाँ पे स्लाइड को आप देख ही लीजिए एक बार, 1 मिनट। यहाँ पे ये हमारा स्लाइड है, इस वाले पॉइंट की जो वैल्यू है, ये है इस वाले पॉइंट की जो वैल्यू है ये 31 के अराउंड कुछ है। इस वाले पॉइंट की वैल्यू 22-23 के आसपास जो कुछ भी आप स्केल है यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी मदद से हम देख लेंगे। इस वाली वैल्यू को इस वाले से माइनस कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा ये है, मोर देन ग्रेटर है, ग्रेटर 1 से लोअर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन स्लाइड में, यहाँ 31.895 माइनस 21.764 किलोहर्ट्ज़ से जब आप करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज आ रही है, ये डिस्टेंस उसका है 10.1913 इंटू 10⁻³ किलोहर्ट्ज़। इस E=h से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 4.19 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की वैल्यू आती है। ये हमारी डायटोमिक लैटिस के लिए वैल्यू हो जाती है। आप कभी कभी इसको देखेंगे काफ़ी, जब लैटिस वाइब्रेशन और आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे इसका जिक्र होता है कि डायटोमिक लैटिस का जो एक्साइटेशन एनर्जी होता है वो कुछ इसी ऑर्डर का ही होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये हमें याद रखना है और इसको आप ऐड करिएगा, क्योंकि ये कभी किसी बुक में या कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि किसी एक्सपेरिमेंट में लिखा मिला है कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमें क्या लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा मिलता है। उसको आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, क्या आपने पाया, क्या आपने देखा। तो दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हमने क्या है, एलसी सर्किट को एनालॉग सर्किट के रूप में यूज़ किया था। क्या है, वी आर यूजिंग एलसी सर्किट एज एन एनालॉग ऑफ एटम्स टू स्टडी लैटिस डायनामिक्स। एलसी सर्किट का हमने यूज़ किया इसमें एनालॉग के रूप में लैटिस डायनामिक्स की स्टडी करने के लिए। वो कहा ना कि मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, एक मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसे कन्वर्ट करा गया। किस इक्वेशन को, जो हमारा इक्वेशन था डिस्पर्सन रिलेशन का, उसमें फोर्स, मास, फोर्स कांस्टेंट, उन सारी चीज़ों को, वेव वेक्टर को हम कन्वर्ट करके एल और सी के टर्म में लाएँ।
वो किस तरीके से लाए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसको हम अगले लेक्चर में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसे देखिएगा ज़रूर। तीसरा है ये लैटिस एज ए लो पास फिल्टर। लैटिस जो होता है वो लो पास फिल्टर के रूप में वर्क करता है। कैसे वर्क करता है देख लीजिए उसे। तो यहाँ लैटिस एज ए लो पास फिल्टर किस तरीके से वर्क करता है वो हम यहाँ देख लेंगे कि क्योंकि ओमेगा इक्वल टू √4f/m sin k/2 ये हमारा डिस्पर्सन रिलेशन है मोनोटॉमिक लैटिस के लिए। तो वहाँ स्टैंडिंग वेव की बात होती है। स्टैंडिंग वेव जो हमारा होता है वो इस तरीके से हम इसको करते हैं कि ये हमारा एक बंद बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स है। जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है वो किसी इस तरीके से हो रहा है, वाइब्रेशन इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। ये मोनोटॉमिक लैटिस के लिए वाइब्रेशन इसी स्टैंडिंग वेव के रूप में इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। इसको हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं। अगर हम ये स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं तो 4f/m के जगह पे 2/Vs रिप्लेस कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है स्टैंडिंग वेव का, और इसको यूज़ करके जो हमारा ओमेगा मैक्स आता है वो Ka/2 = π/2 आता है। मैक्स ओमेगा मैक्स तभी होगा जब हमारा साइन जो हो, ये साइन Ka/2, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है π/2 पे। साइन π/2 का मान 1 होता है, ये मैक्सिमम होती है। इसका मतलब Ka/2 शुड बी इक्वल टू π/2, देन K = π/A। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट λ = 2A। तो यहाँ पे जो है हम प्लेन वेव और ग्रुप वेलोसिटी और प्लेन वेलोसिटी को देखेंगे। हमारा 2Vs/π आता है, और ये Vg जो ग्रुप वेलोसिटी आती है 0 आती है। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब हमारी जो वेव हैं वो ग्रुप फॉर्म में चलती हैं। एक या एक से अधिक वेव जब एक साथ ट्रैवल कर रही है तो उनको हम जनरली ग्रुप वेव ऐसे नाम दे देते हैं, कंसीडर करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में और एक्सप्लेन में आपको बताएंगे। अभी ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है इस वीडियो का, काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो ये ग्रुप वेलोसिटी हमारी देखिए Vg = 0 हो जाती है, और Vp = 2Vs/π हो जाता है इस कैलकुलेशन से। तो इसका मतलब ये है कि ये लैटिस जो हमारा है लो पास फिल्टर के रूप में वर्क करता है। ये हमारा जो है थर्ड डिस्कशन है इस एक्सपेरिमेंट का। और जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस देख लीजिए। हमें प्रोब वायर को क्या करना है, टाइटली कनेक्टेड करना है DSO से। हमारे R2 को तब तक चेंज करते रहना जब तक अप्रोप्रिएट फिगर ना मिले। R1 R2 शुड बी यूज टू कंट्रोल द डिस्टॉर्शन। देख लीजिए एक बार इसको। R1 R2 हमारे पास यहाँ पे R1 R2 है, ये R1 R2 है। R1 R2 को हम डिस्टॉर्शन, इसमें किसी भी तरीके का अगर डिस्टॉर्शन हो रहा है हमारे DSO पैटर्न में तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड वन था वो था R2 को वेरी करेंगे अप्रोप्रिएट फिगर पाने के लिए। ये हमारा R2 हो गया। R2 को वेरी करते हैं, इस R2 को वेरी करेंगे अप्रोप्रिएट फिगर आने के लिए। फिगर कहीं इधर उधर अगर हमारा या सर्किल फॉर्म में नहीं हो रहा है तो R1 और R2 की मदद से बेसिकली उसको एक परफेक्ट साइज़ में लाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो पाए हमसे एसी सिग्नल पे, क्योंकि एसी सिग्नल पे काफ़ी तरह के डिफ्लेक्शन होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्ट करती रहती है। तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट पर असर पड़ता है, इसलिए जो है आपको सेटिंग और प्रिकॉशंस काफ़ी केयरफुली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो ये हमारे प्रिकॉशंस हो गए। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं थियोरेटिकली तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से और डिटेल में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है सीक्रेटल की आप वहाँ से देखें। इंट्रोडक्शन टू लैटिस डायनामिक्स बाय एम.टी. डोव है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है लैटिस वाइब्रेशन के बारे में डिटेल में। इन दोनों की बुक में काफ़ी अच्छी बुक हैं। बाकी आपके लैब में जो भी आपके यूज़र मैनुअल है आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये जो है मैंने एक डायग्राम लिया था इस साइड से, उसका भी मैंने रेफरेंस में मेंशन किया है। आपको मेंशन करना चाहिए। आप जो कोई भी चीज़ें जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ से अपने रेफरेंस में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, लिखना चाहिए। ये मैनर है, तरीके हैं करने के। तो कहीं से रेफरेंस मिल रहा है, कहाँ से आपने लिया है, क्या किया है, उसको मेंशन करना, उसको लिखना चाहिए। ठीक है, फिर ये था हमारा आज का लैटिस डायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट। लैटिस वाइब्रेशन एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म होता है मोनोटॉमिक और मोनोटॉमिक लैटिस के लिए।
डायटोमिल लैटिस के लिए देखा हमने, इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेक्चर में, वीडियो वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ऑपरेटर्स को किस तरीके से लैब में परफॉर्म करते हैं, और इस लेक्चर में हमने आज सीखा कि किस तरीके से उसको अपने प्रैक्टिकल की नोटबुक में लिखनी है, फाइल में किस तरीके से कंप्लीट करनी है, किस तरीके से पॉइंट ऑफ डिस्कशन लिखना है। अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इससे निकल के आता है, आप कुछ और समझते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो थोड़ा सा हमें भी मदद मिलेगी। आपने क्या नया किया, उसमें कुछ नया आप करते हैं तो ऐड करिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो आपका। जय हिंद।